7 साल का लड़का एक करीबन 45 से 50 साल की महिला के पास पहुंचता है और कहता है, कैसी हो प्यारी, सब खैरियत तो है ना। महिला कहती है, किसका है रे तू, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने शर्म और लिहाज नहीं सिखाई है, बड़ों से कैसी बातें करनी है। उल्टा ये 7 साल का लड़का कहता है कि तुम तमीज को भूल चुकी हो, तुम्हें कैसे अपने पति का पालन करना है, ये सारी चीजें क्या तुम भूल चुकी हो। ये महिला कहती है कि अच्छा ढीठ बालक है, तुम्हारे माँ बाप ने, कहाँ हैं तुम्हारे माँ बाप, उन्हें मैं सिखाना चाहती हूँ कि बेटे को तमीज सिखाएं। पहली बात ये लड़का कहता है कि थोड़ा सा नीचे झुकोगी आप, तो यहाँ पर ये 50 साल की महिला नीचे झुकती है। 7 साल का लड़का इसके कान में ऐसी बातें बताता है कि इस महिला की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं और ये शर्माई सी, इसका दुपट्टा दांतों के बीच में दब रहा था। जो इसने कपड़े पहने हुए थे, पुराने जमाने की बात आपको बता रही हूँ। और ये महिला रोती रहती है और कहती है कि इस विधान को क्या मैं बदल सकती हूँ, सब कुछ बदल जाए और मेरा पति मेरे पास आ जाए। 7 साल का लड़का कहता है कि तुम्हारे पति की तरह, यानी तुम्हें शरीर के सुख तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। वहां तमाम जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं सभी शर्मा जाते हैं। 7 साल के बालक को क्या पता शरीर के सुख क्या होते हैं। दोस्तों, ये घटना बहुत आश्चर्यजनक है। ये घटना एक कांग्रेस के नेता से जुड़ी हुई है। अब आप कहोगे क्या बात कर रही हो। मैं आपको बताऊं, एक कांग्रेस के नेता ने, जो काफी प्रचलित थे या काफी चर्चित थे या लोग जिनका काफी सम्मान करते हैं, उन्होंने दूसरा जन्म लिया और दूसरे जन्म में 50 साल की पत्नी के साथ वो फर्ज निभाए जो एक पति निभाता है। क्या ऐसा हो सकता है? और ये बात कहां तक सत्य है? पूरी 100% सत्य घटना है। कैसे पता चला था, कैसे मालूम हुआ था, कैसे एक कांग्रेस का नेता भरी जवानी में मारा जाता है, कौन उसे मारता है, उसके साथ क्या हादसा होता है, क्या राजनीति में कोई राज छुपे थे या राजनीति की वजह से वो कुछ राज खोलने के लिए आया था इस पार्टी के। इतनी दिलचस्प कहानी है कि आपको सुनने में बड़ा आनंद आएगा। और घटना 100% सत्य है, हम इस बात की पुष्टि आपसे करते हैं। विश्व की जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारे भारत के 4 से 5 केस ऐसे हैं जिनको सत्य कहकर वहां पर लिख कर रखा है। उनकी फोटो, उनकी तस्वीरें, जिनमें से एक पुनर्जन्म का केस ये भी आता है जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में सत्य का किताब लेकर बैठा हुआ है, यानी ये घटना। तो चलिए, इस घटना को सुनने के लिए आप तैयार हैं? आप चलने के लिए तैयार हैं हमारे साथ एक नई सोच और नई पहल और पुनर्जन्म की घटना जो लोगों को जागरूक करेगी और आपके अंतर मन को झंझोर कर रख देगी, कर्म सोच समझकर करने पर आपको मजबूर कर देगी। दोस्तों, आपको हमारे साथ राजस्थान के राजसमंद जिले में चलना होगा, जहां का ककरौली गांव पड़ता है। और ककरौली गांव में एक पोस्ट मास्टर होते हैं जिनका नाम सत्यनारायण होता है। सत्यनारायण गौड़ जिनका नाम होता है, जिनकी एक पत्नी होती है, घर परिवार होता है और परिवार में कई बच्चे होते हैं। और सत्यनारायण गौड़ की पत्नी गर्भवती होती है। सत्यनारायण गौड़ की पत्नी गर्भवती होती है और गर्भवती होते हुए वो सपने बुनती है, मेरी जिंदगी में पुत्र आएगा या पुत्री आएगी। यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर जी होते हैं वो बड़े खुश होते हैं। सत्यनारायण कहते हैं कि हमारे घर में खुशियां जरूर आएंगी। यहाँ पर तभी दोस्तों 15 मार्च 1969 में एक जो यहाँ पर सत्यनारायण की पत्नी होती हैं, उन्हें दर्द शुरू होते हैं। दर्द शुरू होने के दौरान घर पर ही दाई को बुलाया जाता है और दाई घर पर ही प्रसव पीड़ा के सहते हुए इस यहाँ पर जो सत्यनारायण की पत्नी है, एक खूबसूरत से लड़के को 15 मार्च 1969 में जन्म देती है। दोस्तों, यहाँ पर एक खूबसूरत सा लड़का हो चुका था। थाली बाज पड़ी थी, पूरे मोहल्ले में थाली बजाकर यहाँ पर स्वागत किया जाता है इस बच्चे का।
उसके बाद यहाँ पर कई दिन बीतने के बाद छठी होती है और छठ के बाद यहाँ पर दोस्तों पंडित को बिठाया जाता है और उस लड़के का नामकरण रख दिया जाता है। इस लड़के का नाम आर से यानी रे से निकलता है। राकेश गौड़ इसका नाम रख दिया जाता है और राकेश गौड़ अपने घर में फलने फूलने लगता है। माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है, लेकिन राकेश गौड़ के हाथ पर एक जलने का निशान था। उंगली से लेकर और जो ये पूरा झुर्रा होता है यहाँ तक जलने का निशान था। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वक्त निकलता है। राकेश गौड़ की तस्वीर हम आपको साइड में दिखा रहे हैं, ये उनकी सच्ची तस्वीर है। धीरे धीरे राकेश गौड़ बड़े होने लगते हैं। जब राकेश गौड़ करीबन 1.5 साल के होते हैं तभी वो कहते हैं कि मैं तो टोंक जाऊंगा, यानी राजस्थान में एक जिला है टोंक, वो उसकी बात करता है। लेकिन घर वालों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। राकेश गौड़ कहता है मेरे पास तो गाड़ी भी है, मेरे पास बंगला भी है, मेरे पास तो एक बहुत बड़ी शॉप है यानी शोरूम है, उस जमाने में शोरूम। ये बात आपको मैं बता रही हूँ, जिस जमाने की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो पोस्टमैन थे वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये बच्चा वैसी ही बातें कर रहा है। राकेश गौड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ साथ वो कहता है अपनी माँ से कि माँ आपको पता है मेरा हाथ क्यों जला हुआ है? ये हाथ मेरा बिजली से जला था, मुझे करंट ने मारा था। मैं तो एक बहुत बड़ा अधिकारी था कांग्रेस पार्टी का। यानी 3 साल की उम्र में ये पार्टियों का जिक्र करने लगा था, राजनीति में अपना बहुत अच्छा रुझान रखता है। जब ये बात राकेश गौड़ के पापा सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, यानी सत्यनारायण, मेरा तो राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता या कोई रिश्ता नहीं है और ये लड़का राजनीति से इतना संबंध रखता है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। अब कुछ दिन बीतने के बाद ये कहता है कि मैंने तो कांग्रेस पार्टी में एक नेता का पद बहुत अच्छे से निभाया है। घर वाले बड़े हैरान होते हैं। चौथी साल में जब ये चलता है तो कहता है कि मेरा स्टाइलिस्ट फर्नीचर एंड मोटर बिल्डिंग्स नाम का एक शोरूम, जहां पर मैं लकड़ी का काम भी हमारे शोरूम में होता था, बेड, सोफा, ये सारी चीजें हम वहां पर बनाया करते थे। मेरी इतनी बड़ी कारोबार है, मेरा काम है। घर वाले हैरान और परेशान, अरे बेटा क्यों हमें ऐसी बातें बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहता है कि नहीं, ऐसा सब कुछ है और मेरा नाम भी मुझे याद है, यानी 4 साल की उम्र में ये ऐसे कहने लगता है। लेकिन घर वाले इसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। ये यहाँ तक भी कहता है कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। अब एक दिन क्या होता है कि 5वीं साल में स्कूल जाने लगता है। जब ये 5 साल का हो जाता है तो स्कूल जाने लगता है। स्कूल जब जाता है तो वहां पर इससे एक मेज टूट जाती है। मेज टूटने के बाद वो इसे इतनी परफेक्ट तरीके से बनाता है। 5 से 6 साल में चल रहा था। उस वक्त इस मेज को इसने इतना अच्छे से बनाया था कि स्कूल टीचर ने पास बुलाकर कहा कि राकेश बेटा तुम्हें ये सब कुछ कहाँ से आता है? तो ये कहता है कि ये काम तो हमारा दादा परदादा का काम है, हम तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं। टीचर ने कहा कि जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पिता तो एक पोस्टमैन है, तुम ये काम और तुम्हारे घर में और खानदान में तो ये काम कोई नहीं करता। ये कहता है कि मेरा परिवार ये नहीं है, मेरा परिवार राजस्थान के टोंक जिले में रहता है, ये मेरा परिवार नहीं है। यहाँ तो मैं आ गया हूँ, रह रहा हूँ, लेकिन टोंक जिले में मेरी पत्नी है, मेरा पूरा परिवार है, मेरे बच्चे भी हैं। टीचर जी हैरान और परेशान, भाई तुम क्या कह रहे हो? दोस्तों पूरे परिवार की फोटो आपको साइड में दिखाती हूं मैं। यहाँ पर जब ये सारी बातें होती हैं तो यहाँ पर टीचर इसके पिता को बुलाते हैं, सत्यनारायण को, कहते हैं तुम्हारा बेटा ऐसी बातें क्यों करता है? तो सत्यनारायण कहता है कि ये बचपन से ही ऐसी बातें करता है। टीचर कहते हैं कि बचपन कहाँ, अभी तो बचपन ही चल रहा है। तो यहाँ पर नारायण कहते हैं, सत्यनारायण, कि ये बचपन से ही टोंक जिले की बात करता है, टोंक जिले की, और कहता है कि मैं वहीं का हूँ, वहां पर मेरे फर्नीचर का काम है, ये है, ये सारी जानकारी देता है। टीचर कहते हैं कि देखो आप भी ठीक ठाक हो, सोच आपकी अच्छी है, एक काम करो, एक कॉपी पेन लो और इसकी बातों को लिखित रूप में लिखो और इस बच्चे को वहां पर लेकर जाओ, वरना इसके साथ नाइंसाफी होगी। दोस्तों यहाँ पर ये बात सुनकर सत्यनारायण को भी ख्याल आता है, क्योंकि यहाँ पर अब तक जो राकेश होता है, राकेश गौड़ जो होता है, वो सही तरह से रहना भूल चुका था।
बहुत खोया खोया, उदास, हमेशा परेशान रहता है, किसी से ज्यादा बातें नहीं करता है और इसका मन कभी भी घर में नहीं लगता है। इसे हमेशा कहता है कि पत्नी के पास जाना है, बच्चों के पास जाना है, लेकिन इसका मन नहीं लगता है। दोस्तों, यही सब कुछ चल रहा था। अब एक पिता ने अपने बेटे की मजबूरी को समझा। जो राकेश खाना कम खा रहा था, राकेश गौड़, अब पिता ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास लेकर जाऊंगा, तुम खाना तो ठीक से खाओ और मुझे पूरी जानकारी दो, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। राकेश गौड़ की आंखों में नई चमक होती है। वो खुश हो जाता है कि आप सच में ही मुझे मेरे घर लेकर जाओगे, मेरी पत्नी से मिलाओगे, मेरे बच्चों से मिलाओगे। ये कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सबसे मिलाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर सत्यनारायण एक कॉपी पेन लेकर बैठते हैं और राकेश से पूछताछ करते हैं। राकेश की आंखों में आंसू होते हैं। राकेश कहता है कि मैंने आज तक आपको बाबा नहीं कहा है, यानी सत्यनारायण से कहता है, लेकिन आज आपसे बाबा कहने का मन कर रहा है क्योंकि आपने मेरे दिल की बात सुनी है। ये कहने लगता है कि बाबा, मैं राजस्थान के टोंक जिले में रहने वाला हूं और मेरा नाम विट्ठल दास सुयार है, यानी मैं विट्ठल दास सुयार हूं और मैं कांग्रेस का नेता भी रह चुका हूं। मेरी एक पत्नी है और पत्नी का नाम आपको नहीं बताऊंगा, पत्नी से मिलकर ही पत्नी का नाम लूंगा, तब आप देखना आश्चर्य में रह जाओगे। और बाबा, मेरी यहाँ पर एक यानी स्टाइलिश फर्नीचर एंड मोटर्स बिल्डिंग्स का एक बहुत बड़ा शोरूम या हम काम करते हैं। मेरे पास बहुत अथाह पैसा था उस वक्त और मैं बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहा था। मेरी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। कांग्रेस का प्रभावी भी मैं रहा था, कांग्रेस की तरफ से मैंने काम भी किया था और मैं एक नेता के रूप में भी था। सच्ची घटना है दोस्तों, 100% सत्य है। ये कहता है कि बाबा, बहुत अच्छी जिंदगी बीत रही थी। आजादी से पहले मेरा जन्म हुआ था, आजादी के बाद देश में मैंने वो दौर भी देखा, आजादी मनते हुए देखी। तो बाबा, मैं आपको क्या बताऊं, 15 मार्च यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1955 में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। हर घर में खुशी और उल्लास मच रहा था। घर के आगे बारिश जो हो रही थी उसने पानी को जमा कर दिया था। मैं सोचता हूँ, बाबा, मेरी पत्नी और मैं बहुत आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। मेरी पत्नी बहुत प्यारी है, हमेशा अपने सर पर ओढ़ने वाली दुपट्टे को या सर पर ओढ़ने वाली साड़ी को आधे हिस्से को मुंह में दांतों के बीच में दबा कर रखती है मेरी पत्नी। पता है आपको, उस दिन बारिश के कारण मैंने सोचा लोगों का आना जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं एक कांग्रेस का कार्य करता धरता था, यानी कांग्रेस में कुछ काम करता था, नेता था एक रूप से। तो मैं एक लाठी लेकर आता हूं, यानी तख्ता जो होते हैं, मैं उस रास्ते पर लगाना चाहता था। बाबा, मेरे घर के ऊपर तार होते हैं बिजली के। मैं जैसे ही उस गीली लाठी को उठाकर लगाने के लिए रास्ते में करता हूं, वैसे ही वो तारों से छिप जाती है और यहाँ पर 15 अगस्त 1955 में मेरी मृत्यु हो जाती है। यानी वो फिक्स टाइम बताता है अपना। वो कहता है कि मैं तब भी पढ़ा था और मुझे वो पढ़ाई आज भी याद है। इसने साफ तौर पर कहा कि मुझे अपनी पढ़ाई बखूबी याद है और मुझे एक एक शब्द याद है। यहाँ पर जो सत्यनारायण थे वो हर एक बात को अपनी किताब में नोट कर रहे थे, यानी डायरी में। ये कहता है कि बाबा, इतना जोर का करंट होता है, शायद कांग्रेस ने एक अच्छा नेता खो दिया था और मेरी एन मौके पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद भी मैं अपने परिवार को देखता हूँ। मेरी पत्नी रोती है, विलाप करती है, मेरे बच्चे विलाप करते हैं, लेकिन मैं अपने शरीर में नहीं घुस पाता हूँ। उसके बाद मैं करीबन 12 से 13 या 14 साल तक भटकता रहता हूँ बाबा, लेकिन मुझे कोई भी देख नहीं पाता। मैं सबको देखता हूँ। मैं खाता हूँ तो मेरा पेट देखने भर से ही भर जाता है। यानी ये प्रेत होने की बात भी बताता है, जिस तरह से धनराज ने बताई थी। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या सच में ही तेरी यही कहानी है? ये कहता है राकेश गौड़, हाँ बाबा, मेरी यही कहानी है। मैं विट्ठल दास हूँ, मैं विट्ठल दास हूँ। यहाँ पर मैं टोंक जिले का रहने वाला हूँ और मैं विट्ठल दास हूँ। बाबा, मुझे वहां पर लेकर चलो, मुझे पत्नी की बहुत याद सताती है। पत्नी बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है।
बहुत लाडली थी वो मेरी, और मेरा इंतजार कर रही होगी। दोस्तों यहाँ पर पिता की आंखों में जब आंसू आते हैं, मृत्यु का समय तय कर लिया था, लिख लिया था, सारी चीजें लिख ली थी और इसका जन्म भी लिख लिया था। इसने कहा मैं 14 साल प्रेत योनि में रहता हूँ, वो भी लिख लिया। ये बताता है कि मैं इधर उधर भटकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मैं आपके घर में कैसे आया, मेरा यहाँ पर आना कैसा हुआ, कैसे जन्म हुआ। अब 6 साल का बालक था। पिता ने एक समय निर्धारित किया। दोस्तों 1976 में आप लोगों को भी पता होगा कि देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, इमरजेंसी, पता है ना आपको। 1976 में ये सारी बातें हो रही थी। 1976 में इसके पापा यानी बाबा जो सत्यनारायण होते हैं, अपने बेटे राकेश को विट्ठल दास से मिलाने के लिए ले जा रहे थे। दोस्तों वहां पर पहुंचते हैं, विट्ठल को ले जाया जाता है, लेकिन जब पता चलता है कि यहाँ पर ये सारी चीजें मतलब इमरजेंसी जो लगी हुई थी, तो विट्ठल से मिलने राकेश गया था, यानी अपने अतीत से मिलने के लिए। लेकिन वहां पर ये फिर सभी जो रेलवे स्टेशन पर पोस्ट मास्टर होते हैं, उनके पास एक फेयरवेल पार्टी थी, उसको देखते हैं। देखने के बाद वहां पर बातचीत की जाती है, तो वहां पर पता चलता है कि विट्ठल के जो बाबा थे, यानी विट्ठल के जो पिता थे, वो इस व्यक्ति के पिता के, यानी कोई रिश्ता ऐसा इनका निकलता है, और ये वहां पर मतलब रुकते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह होने के साथ साथ ये दोनों बाप बेटे, यानी यहाँ पर सत्यनारायण और सत्यनारायण का बेटा राकेश उस दिशा में चल देते हैं, यानी जहां पर ये टोंक पहुंचे थे, राजस्थान के टोंक में वहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों ये उन्हीं गलियारों में पहुंचते हैं, और यहाँ पर जो राजेश है वो विट्ठल के घर तक अपने पिता को लेकर जाता है। जब वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, तो उसका बेटा, यानी पिछले जन्म में जो विट्ठल दास था, उसका जो बेटा होता है, वो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहा था। तो इस जन्म में जो विट्ठल राकेश बनकर आया है, उसने कहा देखो बाबा ये मेरे बेटा है, कहीं जा रहा है। और बहुत जोर जोर से राकेश आवाज लगाता है, विट्ठल के लड़के, अरे तू कहाँ जा रहा है, तू रुकता क्यों नहीं है। लेकिन उसे सुनाई नहीं देता, वो जल्दी जल्दी में निकल जाता है। तभी एक व्यक्ति कहता है कि अरे भाई तुम इसको आवाज क्यों लगा रहे हो, इसकी पत्नी हॉस्पिटल में है। तभी यहाँ पर जो राकेश होता है वो कहता है कि अरे तुम कैसे हो, तुम तो हमारे पड़ोसी हो, तुम तो विट्ठल के पड़ोसी हो। तो ये व्यक्ति हैरान खड़ा रह जाता है, क्योंकि राकेश ने इसका नाम लिया था और विट्ठल का नाम लिया था, जो करीबन आज से बहुत दिन पहले जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। 6 साल ये लगाइए और 14 साल वो लगाइए, 19 यानी 22 साल हो जाते हैं। अब यहाँ पर 21-22 साल हो जाते हैं। अब यहाँ पर बड़ी आशंका भरी बात थी। आशंका भरी बात क्यों होती है, क्योंकि ये 6 साल का था, 7वीं साल में या 6ठी साल में कुछ इस तरह से अनुमान इनकी उम्र का मतलब बताते हैं जो लिखा हुआ है। अब क्या था कि ये कहता है कि तुम कैसे जानते हो कि मेरे पड़ोसी विट्ठल थे जो आज से 20 साल पहले जा चुके हैं, 20-21 साल पहले। तो यहाँ पर ये कहता है कि अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं विट्ठल दूसरा जन्म लेकर आया हूं, मेरा नाम अब राकेश है। इस पड़ोसी को यकीन नहीं होता है, कहता है कि बता कौन सा घर है विट्ठल का। ये जाकर विट्ठल के घर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस पर ताला क्यों लगा हुआ है, विट्ठल की पत्नी कहाँ है। तभी उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि यार विट्ठल तो बहुत अच्छा इंसान था, तू क्या सच में ही विट्ठल है। 6 साल का लड़का कहता है कि हाँ मैं विट्ठल हूँ, मैं विट्ठल दास हूँ, तुम्हें नहीं पता, मैं दोबारा आया हूँ, तुमसे नहीं पहचानूंगा, लेकिन मुझे पता तो बताओ, हमारा जो यहाँ पर जो हमारा फर्नीचर है, जो काम हमारा चल रहा है, क्या वो चल रहा है। ये पड़ोसी कहता है कि हाँ तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारी पत्नी भी उधर रहती है और तुम्हारा बेटा अभी यहाँ कर गुजर कर गया था, कुछ घर का सामान था, उन्होंने एक घर बदल दिया है, तुम्हारी यादें उन्हें सताती हैं या कुछ और बात रही होगी, अच्छा बेहतर ले लिया होगा। विट्ठल बड़ा उदास और मायूस हो जाता है। विट्ठल दास यानी राकेश कहता है कि मुझे तो उनसे मिलना था। दोस्तों अब ये बात आग की तरह उस इलाके में फैल जाती है। सभी लोग कहते हैं कि विट्ठल दोबारा आया है, कांग्रेस का प्रभावित दोबारा आया है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं और सभी वहां पर रेलवे स्टेशन पर जो जहां पर ये ठहरे हुए थे वहां उस तरफ भागने लगते हैं। जिसका मन करे वो देखने के लिए जाता है, अरे पुनर्जन्म कैसा होता है, अरे देखे तो सही विट्ठल क्या सच में ही राकेश के रूप में आया है। दोस्तों ये खबर वो जो दोस्त होता है विट्ठल की पत्नी के पास पहुंचा देता है, जो दूसरे इलाके में रह रही थी।
वो पत्नी सुनकर विट्ठल के पास यानी उर्फ राकेश के पास वहीं पर आती है जहां पर रेलवे स्टेशन पर ये ठहरे हुए थे। जैसे ही वो तांगे से उतरती है, उतरने के बाद जैसे ही वो राकेश के सामने आती है, वैसे ही यहाँ पर देखते ही राकेश कहता है कि केसर कैसी हो तुम। बस इतना सुनते ही वो महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें कैसे पता ये बात? तुम तो बहुत छोटे हो, ये बात तो केवल मेरे पति मेरा नाम लिया करते थे। विट्ठल दास ने मुझे केसर कहा है, उसके बाद किसी ने भी मुझे केसर नहीं कहा। तुम कैसे जानते हो मेरा नाम केसर है? ये कहता है कि मैं विट्ठल दास ही हूं। मैं यहाँ पर राकेश के रूप में आया हूं और मैं तेरा भी लालन पालन करूंगा, तू चिंता मत कर। पत्नी शर्माई सी हो जाती है। सच में ही तू विट्ठल है? इसके बाद ये कहता है कि हाँ, मैं विट्ठल हूं और तुम्हें पत्नी की तरह रखूंगा। शरीर का सुख तो नहीं दे सकता, लेकिन जिंदगी में कमी नहीं होने दूंगा। पत्नी शर्मा जाती है। केसर, अरे मेरी उम्र कहाँ है, तुम कहाँ हो, ऐसा नहीं बोला करते। इसके बाद ये कहता है कि क्यों, तुम सारी मर्यादा भूल चुकी हो? पति तो पति होता है। मैं आज भी तुम्हारा पति हूं और तुम्हारा अपनी पत्नी मानता हूं। तुम क्या ऐसे ही मुझे समझ रही हो? दोस्तों, यहाँ पर विट्ठल और भी यानी विट्ठल उर्फ राकेश कान में केसर के और भी कुछ बताता है। कहता है जाने कितनी बात कोई उनकी पर्सनल बात रही होंगी। जब वो कान में बताता है तो केसर की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और केसर इस लड़के राकेश के गले लग जाती है, फूट फूट कर रोती है। कहती है कि विट्ठल, तुम्हें मरना नहीं था, मुझे तुम चाहिए विट्ठल। तुम्हें पता है मैंने कैसे ये साल बिताए हैं, कैसे मैं अब तक तुझे भूल नहीं पाई और तुमने फिर दोबारा से मेरे सामने आकर मुझे परेशान कर दिया है। विट्ठल, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। मुझे पता है मैंने कैसे कैसे ये वक्त बिताया है। तेरी याद के कारण मैंने उस घर को भी छोड़ दिया, क्योंकि हर कोने में मुझे तुम नजर आते हो। विट्ठल, तुम वापस तो आए हो, लेकिन अब तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? मैं उलझ चुकी हूं। तो यहाँ पर राकेश कहता है कि उलझना ही क्या है, मैं तेरा हूं, अपना हूं। जब तुम याद करोगी तभी तुम्हारे सामने आऊंगा और कभी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, विट्ठल ने अपने पिछले जन्म के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, दूसरा जन्म लेकर भी। विट्ठल आज बड़ा होकर राकेश गौड़ जो बहुत बड़े हो चुके हैं, उनकी फोटो साइड में लगाऊंगे। उनका परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन राकेश कहते हैं कि मैं पुनर्जन्म पर पूरा यकीन करता हूं और मैं भगवान पर भी यकीन करता हूं, लेकिन हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जात और धर्म मिलते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं। मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो मुझे दूसरा जन्म मिला। मैंने कुछ अच्छा किया होगा क्योंकि उसने अच्छा किया था, अच्छे से वो रहा था। तो यहाँ पर आज भी वो अपने जीवन, आज हालांकि उनकी पत्नी नहीं रही है, और आज भी वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहते हैं, खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। हाँ, पिछले जन्म की पत्नी नहीं रही है, केसर नहीं रही हैं, लेकिन विट्ठल आज भी है राकेश गौड़ के रूप में। और ये सारी चीजों को कहते हैं कि आत्मा अगर किसी चीज के लिए तड़पन में जाती है तो वापस वो जरूर आती है, यहाँ से जंजारों से मुक्ति नहीं मिलती है। ये थी विट्ठल उर्फ राकेश गौड़ की कहानी, जिसका बहुत बड़ा कारोबार था। आज भी वो सक्षम हैं, अच्छे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? और जो 1976 में इमरजेंसी लगी हुई थी, जब विट्ठल को देखने के लिए लोग आते हैं, राकेश को विट्ठल यहाँ पर जो विट्ठल दास होते हैं कि भाई कैसा जन्म हुआ है, कैसे पुनर्जन्म लिया है, तो पुलिस को ये सब मामला अपने हाथ में लेना पड़ता है और विट्ठल उर्फ राकेश के पिता को डांट लगाते हैं कि भाई तुम्हें नहीं पता पूरे देश में इमरजेंसी लागू है और तुम ऐसा कर रहे हो। और यहाँ से राकेश और उसके पिता को वापस भेज दिया जाता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस घटना पर कई रिसर्च होती हैं, देश विदेश से लोग रिसर्च करते हैं। स्टीवेंसन भी इस कहानी पर चर्चा और रिसर्च करते हैं, विदेश से लोग आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में ये केस लिखा जाता है, बाकायदा सबूत के तौर पर रखा जाता है। कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा अजर और अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। ये सच्ची घटना है, 100% सत्य घटना है। तो आप बताइए आपको ये घटना कैसी लगी? और सच को कोई दबा नहीं सकता, सच को कोई झुका नहीं सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए सच इधर उधर गुमराह हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से उसे कोई नहीं रोक सकता। कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। सच्ची और अच्छी घटना है, इन चीजों से सीख लीजिए और अपने कर्मों को अच्छे कीजिए ताकि आपको ऐसी कोई परेशानी ना देखनी पड़े।
शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।